आज अपन भाग अगला पढ़ेंगे। जर्मनी और इटली का निर्माण किस प्रकार होता है। तो किस तरह इसका एकीकरण होता है जर्मनी और इटली का, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, अपन बात करते हैं कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा था। यानी 1848 के बाद में यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैला था उसका जनतंत्र और क्रांति से अलगाव नहीं। जनतंत्र और क्रांति से लोग परेशान हो गए थे। वो यानी अलगाव की स्थिति आ गई थी कि क्रांति से बार बार क्रांति करने से उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और जनतंत्र से ऐसा लगा भाई जनतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा। अब देखो, राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल किया। यानी राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप में राजनीति की स्थापित करने के लिए रूढ़िवादी है वो भी अपने आप में कुछ परिवर्तन करने लगे। वो ज़्यादातर अब क्या है, राष्ट्रवादी भावनाओं को अपनाने लग गए थे। आगे देखो, अपन बात करते हैं कि इस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिसमें जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने थे। यानी इस प्रक्रिया को अपन देखेंगे कि जर्मनी और इटली ने एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य ये बन गए थे। जैसा आपने देखा है कि राष्ट्रवादी भावना ये मध्यम वर्गीय जर्मन लोग में काफ़ी व्याप्त थी। यानी जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में ज़्यादा थी। और 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों में जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। यानी 1848 के बाद में जर्मन महासंघ के जो विभिन्न इलाके थे इनको जोड़ करके और एक निर्वाचित संसद द्वारा एक शासित राष्ट्र यानी एक पूरे राष्ट्र बनाना चाहते थे, राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था सर्वप्रथम 1848 में। अब देखो, मगर राष्ट्र निर्माण की ये उदारवादी पहल राजशाही और फौजी की ताकतों ने मिलकर दबा दी थी। यानी ये जो राष्ट्र निर्माण की उदारवादी पहल की गई थी, तो राजा और जो फौजी है उन्होंने क्या है ये यानी दोनों ने मिलकर के जो उदारवादी है उनको दबा दिया गया था। तो यानी राजशाही और फौज, उनका पर्सा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। तो पर्सा के बड़े जो भूस्वामी है उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। इसके पश्चात पर्सा ने, आगे देखिए, यानी इसके पश्चात पर्सा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया था। बाद में क्या है, जो पर्सा है उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व शुरू की। भाई कैसे जैसे है वो राष्ट्रीय एकीकरण होना चाहिए, तो पर्सा ने उसका राष्ट्रीय एकीकरण का नेतृत्व संभाला था। ये आपको याद रखना है। इसका प्रमुख मंत्री कौन था? ओटो वॉन बिस्मार्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पर्सा ने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया है, तो इसका प्रमुख मंत्री या उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? ओटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क की नीति बहुत बार आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ओटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। किस प्रक्रिया का? यानी जो पर्सा का राष्ट्रीय एकीकरण में उसका प्रमुख योगदान है। और उस प्रमुख मंत्री था, ये उप यानी मंत्री था उस समय, और उसका नाम है बिस्मार्क, जिसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। पर्सा की सेना को इकट्ठा किया उन्होंने और जो सरकारी नौकर थे उनसे उसने सहायता ली। और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीनों युद्धों में पर्सा को जीत हुई। अब देखो, यहाँ पर यह पर्सा है अपनी मजबूत स्थिति दर्शाता है। यानी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस तीनों युद्धों में पर्सा को क्या हुई थी? जीत हो गई थी और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। इसमें देखो, आपको ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि जो ये एकीकरण किया है उसमें बिस्मार्क का प्रमुख योगदान है। इस प्रक्रिया में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को
से तीनों युद्धों में पर्सा को जीत हुई थी। यानी जो ये पर्सा की जीत हुई थी किसकी वजह से हुई थी? ये ओटो वन बिस्मार्क की वजह से हुई थी। उन्होंने सबको एक कर लिया था। अब देखो, जनवरी 1871 में वर्सराय क्या एक महल है, और एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। यानी जनवरी 1871 में वर्सराय के महल में एक समारोह आयोजित किया गया था, और पर्सा का राजा कौन था? विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। यह आपको याद रखना है कि विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था? यानी जनवरी 1871 में। और इसमें भी इसका योगदान रहता है बिस्मार्क का। अब देखो आगे, यानी 18 जनवरी 1871 को सुबह बेहद ठंड थी, और जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेनाओं के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ओटो वोन बिस्मार्क समेत पर्सा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्सराय के महल के बेहद ठंडे, यानी शीश महल, उसका पूरा नाम है हॉल ऑफ मिरर्स भी बोल सकते हैं अपने, हॉल ऑफ मिरर्स में हुई थी। तो देखो 18 जनवरी को 1871 में सुबह के समय जर्मन के राजकुमार, सेना के प्रमुख और मंत्री था ये जो नहीं बिस्मार्क, वो उसमें सम्मिलित था। उसमें उसकी महत्वपूर्ण योगदान रहता है बिस्मार्क का। और ये वर्सराय के महल में ही हुई थी, और जो अंदर था शीश महल उसमें, और हॉल ऑफ मिरर्स में हुई थी ये। और सभा ने पर्सा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ये जो 18 जनवरी 1871 में एक सुबह समय बैठक हुई थी, उसमें यानी नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई, तो उसका नेतृत्व कौन? इन पर्सा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन की साम्राज्य की घोषणा की गई। भाई नया जर्मन साम्राज्य स्थापित होगा, तो विलियम प्रथम के नेतृत्व में हुई थी। ये आपको थोड़ा सा आगे ध्यान में रखना है। अब देखो आगे अपन बात करते हैं जर्मन में, यानी जर्मन में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में पर्सा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। तो जर्मनी में जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया हुई उसमें पर्सा राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सबसे शक्तिशाली उभरा था ये पर्सा। और नए राज्यों ने जर्मनी की मुद्रा है, बैंकिंग है और कानूनी है, न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया था। जो क्या है कि नया जर्मनी बना था उस समय, तो उन्होंने कई नियम लगाए थे। यानी मुद्रा में सुधार किया गया था, बैंकिंग में, कानूनी में, यानी कानून नया स्थापित किया था, न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया था, यानी आधुनिकीकरण पर सबसे ज़्यादा देर। तो आपको ही क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि जर्मन में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में पर्सा ने योगदान दिया था, यानी और नए जर्मन ने क्या क्या सुधार किए थे? तो मुद्रा में, बैंकिंग में, कानून में, न्यायिक व्यवस्थाओं में काफ़ी जोर दिया था। और पर्सा द्वारा उठाए ये कदम, उसकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मन के लिए अक्सर एक मॉडल बना। तो इस कार्रवाई में बाकी जर्मन के लिए अक्सर एक मॉडल बन गया था पर्सा। तो इसमें पर्सा का महत्वपूर्ण योगदान है, वो भी आपको याद रखना है कि जर्मनी के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? पर्सा का, और एक बिस्मार्क का। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब अपन बात करेंगे इटली की। देखो एक पीछे ये चित्र है, वो आंतो वोन वार्नर की करती है ये। और ये देखो पूरा देख लीजिए, दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो चित्र बना हुआ है। इसमें क्या है? आंतोन वोन वर्नर की करती वर्सराय के हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन साम्राज्य की घोषणा करते हुए। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हो। अब देखो आगे अपन बात करते इटली की बात करेंगे ना। जर्मनी की तो हो गई। अब देखो जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास रहा। तो जैसे ही अपन जर्मनी के बारे में पढ़े, वैसे ही इटली में भी एक राजनीतिक विखंडन का मतलब बिखराव की स्थिति रही, लंबा एक इतिहास रहा है। इटली अनेक वंशागत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय
हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। तो कई वंशानुगत राज्यों में बिखरा हुआ था। ये वंशानुगत का मतलब जैसे उसका बेटा राजा बन जाता है, फिर इनका बेटा राजा बन जाता है वापस, तो ये वंशानुगत चलता रहता है। तो ऐसे बहुराष्ट्रीय यानी हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। कौन? इटली। अब देखो आगे क्या लिखता है इसमें। ये आप एक बार ये मैं मानचित्र बता देता हूँ। देखो ये जो दे रखा है, देखो परसा है इसी क्षेत्र में, देखो ये इसका इतना साम्राज्य था, बिखरा हुआ था, है ना। ये पूरा परसा ही है। तो छोटे छोटे राज्यों में पोसेन है, सिलेसिया है, पूर्वी परसा है, पश्चिमी परसा है, यानी पोमेरनिया है, ब्रेंडेनबर्ग है, ये है पूरा परसा। अब देखो इसी तरह अपन और देख सकते हैं, जैसे यानी ऑस्ट्रो परसा युद्ध 1866 में पहले परसा द्वारा विजित क्षेत्र है ना। तो ये देखो विजित क्षेत्र भी इसमें दिखाई गई है। अब देखिए एक और चीज देखिए आप, ये देखो बाल्टिक सागर है, ये उत्तरी सागर है, और इसमें देखो ये जो छोटे छोटे, और इसमें देखो राइलैंड वाला ये अपन पढ़ा है अभी, ठीक है ना। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। ये क्या हो गया, एक मिनट कहाँ चला गया वो। हम्म। तो देखो ये बिखरा हुआ पड़ा है इसी तरह ना। तो देखो ये इधर है आपका रूसी साम्राज्य, ये देखो ये इससे सीमा लगती है, ये परसा की है। और इधर देखो आप ऑस्ट्रियाई साम्राज्य है ये देखो ये आपको ऑस्ट्रियाई साम्राज्य है। और देखिए ये जो जर्मन महासंघ की स्थापना परसा है तो सम्मिलित 1867 में। तो ये देखो आप इसको समझ सकते हो किस तरह वो बिखरा पड़ा है, देखो इधर, यानी इनको सबको क्या है, एक किया गया था। ये देखो ऊपर भी है यहाँ पर, ये देखो थोड़ा सा यहाँ छोटा पड़ रहा है, ये देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और देखिए यहाँ पर आप छोटे छोटे राज्य देखो, ये देख सकते हो राइलैंड है, वेस्टफैलिया है, ठीक है ना। और देखो हेसियन नासा है। इस तरह ये है जो जर्मनी का एकीकरण 1866 और 71 के बीच का जो जर्मनी का एकीकरण है वो दिखाया गया था। इस तरह वो बिखरा हुआ था और उसको इकट्ठा किया गया था। एक ये याद रखना, वो फ्रांस परसा युद्ध कब हुआ था? 1871 में हुआ था। ये आपको इम्पोर्टेंट है ये कि फ्रांस और परसा युद्ध द्वारा विजित 1871 में, और राज्य परसा में शामिल 1871 में। अब देखो आगे अपन बात करेंगे, तो किताब में इसको आप और ढंग से देख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ क्या छोटा दिखाई दे रहा है। आगे अपन बात करेंगे, देखो 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बंटा। ये इंपॉर्टेंट है कि 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बंटा था? 7 राज्यों में बंटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमांड में एक इतालवी राजघराने का शासन था। तो इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ था, जिनमें केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। तो यानी इटली यानी इतालवी राजघराने था, उसका शासन था वहाँ पर, एक सार्डिनिया पिडमोंट में। उत्तरी भाग ऑस्ट्रेलिया हैब्सबर्ग के अधीन था, यानी उत्तरी भाग है ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था। ये नक्शे में दे रखा है, ठीक है ना। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का था, पोप का शासन था। पोप क्या है? ईसाइयों का धार्मिक गुरु होता था, ये उनका शासन था। दक्षिण क्षेत्र में स्पेन के बुर्बो राज्यों के अधीन था, यानी दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो स्पेन के बुर्बो राजा थे, उसके अधीन था। इतालवी भाषा, देखो इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया है। तो इतालवी भाषा का इतना प्रभाव नहीं है कि वो एकीकरण कर सके। अभी तक उसकी विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद ही थे। आगे देखो अपन बात करते हैं। 1830 के दशक में
जूसेप यानी जूसेपी मेस्नी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचार कार्यक्रम पर यानी प्रस्तुत करने की कोशिश की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये नोट्स में डाल लेना आप कि 1830 के दशक में जूसेपी मेस्नी ने क्या है, एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक क्या है, एक सुविचार कार्यक्रम प्रस्तुत किया। एक यानी इटली के एकीकरण करने में उसका महत्वपूर्ण योगदान है किसका, जूसेपी मेस्नी का। तो उन्होंने एक ऐसा सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया, यानी कोशिश की सबसे पहले कि किस तरह उसको एकीकरण किया जा सकता है। तो देखो, इसने अपने उद्देश्यों को प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। किसने, जूसेपी मेस्नी। ये आपको याद रखना है, यानी जूसेपी मेस्नी ने इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया और 1831 या 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह को असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर एमुनियल द्वितीय पर आ गई थी। ये देखो, ये भी यहाँ पर ये कि 1831-48 में क्रांतिकारी विद्रोह को एक यानी असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी किसकी सौंपी गई थी, सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक था विक्टर एमुनियल द्वितीय पर आ गई थी। सारी जिम्मेदारी है वो सार्डिनिया पिडमॉन्ट के विक्टर एमुनियल द्वितीय पर आ गई थी, पूरी जिम्मेदारी। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली इनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना उत्पन्न करता है। तो इस क्षेत्र पर जो अभिजात वर्ग के नज़रों में एकीकृत यानी जो इटली है एकीकृत हुआ था, उनके लिए क्या करना था, आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना उत्पन्न करता है कि राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित होगा और आर्थिक विकास होगा। अब देखो, यहाँ पर प्रमुख मंत्री है काउर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने का आंदोलन का नेतृत्व किया। ये भी काउर का भी देखो, इटली के एकीकरण में जूसेपी मेस्नी का योगदान है, काउर का भी योगदान है। तो एकीकृत करने वाला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, काउर ने भी किया था। न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। यानी काउर की विचारधारा क्या थी, काउर ने तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। आगे देखो आप, तो काउर के बारे में बात करेंगे। मैं काउर पर यानी मंत्री प्रमुख काउर, जिसने इटली के प्रदेश को एकीकृत करने में आंदोलन का नेतृत्व किया और न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनता में विश्वास रखने वाला था। ये इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह हुए इतालवी भाषा में कई बेहतर फ्रेंच बोलता था। क्या बोलता था ये, फ्रेंच वो बोलता था। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या आगे अभी इसमें है, ये देखो बीच में क्या प्रॉब्लम हो गई है, देखो। हाँ, तो यानी वो है जो काउर है, अपन काउर की बात कर रहे थे। जनतंत्र विश्वास से यानी न तो जनतंत्र विश्वास था और न ही ये क्रांतिकारी था। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह हुए इतालवी भाषा कई बेहतर फ्रेंच भी बोलता था वो। और फ्रांस से सार्डिनिया पिडमॉन्ट के एक चतुर्थ कूटनीतिक संधि, तो फ्रांस से एक क्या की थी उन्होंने, कूटनीतिक संधि की थी। उन्हें फ्रांस से सार्डिनिया पिडमॉन्ट की एक चतुर्थ कूटनीतिक संधि जिसके पीछे काउर का हाथ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि फ्रांस के सार्डिनिया पिडमॉन्ट की एक चतुर्थ कूटनीतिक संधि में किसका हाथ है, या महत्वपूर्ण ये संधि किसने करवाई थी, तो काउर ने करवाई थी। काफी कूटनीतिज्ञ था ये व्यक्ति काउर। और सार्डिनिया पिडमॉन्ट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। तो सार्डिनियाई पिडमॉन्ट 1859 में जो ऑस्ट्रियाई बलों को हराने में क्या हो गया था, कामयाब हो गया था। तो ये आपको याद रखना है। देखो, एक चित्र भी इसमें दे रखा है, ये जो व्यंग्य चित्र दे रखा है, जर्मन राइक स्टेट संसद में ओटो वॉन बिस्मार्क। देखो,
फिर दोषी वियना 5 मार्च 1870 का दे रखा है। वियना संधि हुई थी 5 मार्च 1870 में। ये कोई आपके खास नहीं, लेकिन ओटो वोन बिस्मार्क, बिस्मार्क के एक बहुत ही यानी कूटनीतिज्ञ था ये। यानी ये इसके बारे में ये कहता है कि ये गेंद को वो हाथ में रखता है, दूसरी गेंद को उछालता है आकाश में, इस तरह उस पर कहावत है। काफ़ी ये कूटनीतिज्ञ था आपस में, वो एक आप कह सकते हो उसको नीति निर्माता था ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो कल अगला भाग अपने कल पढ़ेंगे। ये क्या हो रहा है।